हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम केएस एकेडमी। और मैं हूं आपका दोस्त कन्हैया सेन। तो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स में मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने डिफरेंट टाइप्स के सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो सेशन में अपन पढ़ेंगे सीड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक सीड डॉर्मेंसी, लाइक सीड जर्मिनेशन और सीड वायबिलिटी के बारे में। तो पहले अपन देखते हैं कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है। एक्चुअल में सीड डॉर्मेंसी होती है, वो होती है रेस्टिंग फेज ऑफ द सीड। रेस्टिंग फेज ऑफ द सीड का मतलब ये हो गया कि इस दौरान सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो जब जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो समझ जाना कि सीड है वो डोरमेंट स्टेज में है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि वो डोरमेंट स्टेज में क्यों है। कहने का मतलब वो जर्मिनेट क्यों नहीं कर पा रहा। देखो, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो कि सीड को जर्मिनेशन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही। फेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया उसको सूटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर नहीं मिल पा रही। तो अगर सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिल पा रही हो तब भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। ध्यान रखना, कई बार कई सीड ऐसे भी होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद भी जर्मिनेट नहीं करते। दोनों ही केस में अपन बोलेंगे कि सीड है वो डोरमेंट है। तो इसी को बोलते हैं अपन सीड डोरमेंसी। तो इस बेस पे मैंने क्या किया कि डोरमेंसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होती है देखो इन्नेट या प्राइमरी सीड डोरमेंसी। देखो, इन्नेट या प्राइमरी सीड डोरमेंसी का मतलब हो गया फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। तो यही होती है एक्चुअल सीड डोरमेंसी। तो और दूसरी होती है देखो इम्पोज्ड या सेकेंडरी सीड डोरमेंसी। इस डोरमेंसी में क्या होता है कि सीड अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से जर्मिनेट नहीं कर पा रहा। तो एक्चुअल में इम्पोज्ड या सेकेंडरी जो सीड डोरमेंसी है वो तो टेम्परेरी है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो जर्मिनेट कर पाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी सीड में सीड डोरमेंसी होती है वो किस वजह से हो सकती है, उसके रीजंस क्या है। तो पहला मैंने रीजन लिखा है इम्परमेबिलिटी ऑफ द सीड कोड। कहने का मतलब हार्ड सीड कोड है। हार्ड सीड कोड की वजह से क्या होगा कि सीड के अंदर ऑक्सीजन और मॉइस्चर की एंट्री नहीं हो पाएगी। इस वजह से सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सेकंड मैंने लिखा है लैक ऑफ वाटर कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ वाटर कंटेंट का मतलब हो गया डिहाइड्रेशन कंडीशन। देखना, डोरमेंट जो एम्ब्रियो होता है या डोरमेंट जो सीड होते हैं उसमें अबाउट 10 to 15% वाटर कंटेंट होता है। और इतना कम वाटर कंटेंट होता है, इसकी वजह से वाइटल एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो इनहिबिट हो जाती है। जब इनहिबिट हो जाएगी तो अपन ये मानेंगे कि सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो वो क्या हो गया कि सीड है वो डोरमेंट कंडीशन में चला गया। तीसरा मैंने लिखा है डोरमेंट एम्ब्रियो। देखो, कई एम्ब्रियो जो होते हैं वो एक्चुअल में इनकम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं। तो उसको डेवलप होने के लिए कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग फेज की रिक्वायरमेंट होती है। जब वो रेस्टिंग फेज उनका पूरा होगा तभी सीड है वो जर्मिनेट कर पाएगा। चौथा जो मैंने रीजन लिखा है लैक ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स होता है वो होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो अगर मान लो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स की एब्सेंस है तब भी सीड जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में चला गया। और लास्ट मैंने लिखा है जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। दोस्तों, कई सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं वो सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं, लाइक एब्सिसिक एसिड, लाइक कोमेरिन, फेरुलिक एसिड। ये सारे क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। इनको बोला जाता है जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। तो मैंने आपको बताया कि डोरमेंसी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और किस वजह से हो सकती है। अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या डोरमेंसी होती है वो बेनिफिशियल है। देखो, अपने लिए तो बेनिफिशियल है। कैसे? देखो, डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन। देखो, मैंने लिखा है लैक ऑफ वाटर कंटेंट। इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कि सीड में वाटर कंटेंट की कमी है। तो देखो, डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन की वजह से ही क्या होता है, सीड को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो बताओ बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ। यही बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि सीड्स होते हैं वो डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन की वजह से ही बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर है।
हमारी एग्रीकल्चर का उनका बेस माना गया है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, मान लो कोई किसान है, उसने खेती करी और सीड है वो उसने इकट्ठे कर लिए। अब देखो अगली साल जब वो सीड को जर्मिनेट करवाएगा तो साल भर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सीड को स्टोर करके रखना पड़ेगा। उस स्टोरेज टाइम के टाइम सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब वो उस टाइम डोरमेंट स्टेज में है। तो वो डोरमेंट स्टेज कौन दे रहा है उसको, वो दे रहा है उसको डोरमेंसी और प्लस उसको डिहाइड्रेशन। तो बताओ डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी की वजह से ही क्या होता है, सीड को अपनी एग्रीकल्चर का बेस माना जाता है। अगली बात आती है सीड जर्मिनेशन की। देखो सीड जर्मिनेशन सीड डोरमेंसी के जस्ट अपोजिट है। कैसे? डोरमेंसी की वजह से तो क्या होता है कि सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर डोरमेंसी को ब्रेक करके फेवरेबल कंडीशन कौन सी, लाइक एडिक्वेट मॉइस्चर, लाइक ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर मिलने पर सीड डोरमेंसी को ब्रेक करके अगर नया सीडलिंग बना देगा, नया प्लांट बना देगा, उसी को बोलते हैं अपन सीड जर्मिनेशन। तो देखो जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है ये माइंड में जरूर याद रखना, क्या है, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। अब देखो जर्मिनेशन भी 3 टाइप का है। पहले मैंने लिखा है एपीजियल जर्मिनेशन। देखो नाम से पता चल रहा है एपीजियल, एपी का मतलब होता है ऊपर, जियल का मतलब होता है ग्राउंड की सरफेस से। तो इसका मतलब कई सीड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जर्मिनेशन के टाइम जो हाइपोकोटाइल होता है वो इलोंगेट हो जाता है। इस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन की वजह से सीड के जो कोटिलेडोन्स होते हैं वो ग्राउंड की सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इस टाइप के जर्मिनेशन को अपन बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन, लाइक कॉटन हो गया, टेमेरिंड हो गया और कैस्टर हो गया। दूसरे टाइप का जर्मिनेशन है हाइपोजियल। हाइपो का मतलब होता है नीचे, जियल का मतलब हो गया ग्राउंड या सरफेस। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जर्मिनेशन के टाइम जो एपिकोटाइल होता है वो इलोंगेट हो जाता है। ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ एपिकोटाइल दोनों जो कोटिलेडोन्स होते हैं, सॉरी एक भी हो सकता है, जो कोटिलेडोन्स होते हैं वो कोटिलेडोन्स क्या होता है, ग्राउंड की सरफेस से नीचे रह जाते हैं और ऊपर सरफेस से बाहर कौन आता है, प्लूम्यूल। और वो प्लूम्यूल क्या करता है, नया सूट सिस्टम बनाने का काम करता है। तो इस टाइप के जर्मिनेशन को अपन बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तीसरा है विविपेरस जर्मिनेशन। देखो ये स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन है। विविपेरस जर्मिनेशन एक स्पेशल टाइप का जर्मिनेशन है। ये एक्चुअल में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैंग्रोव प्लांट्स का। अब अगला क्वेश्चन ये कि सर मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं? मड्डी एरिया या ऐसे बोल दो दलदल में उगने वाले या हाईली सैलाइन एरिया में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन मैंग्रोव प्लांट्स, लाइक राइजोफोरा। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि जब फ्रूट है वो मेन प्लांट पे अटैच है तब फ्रूट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। इस टाइप के जर्मिनेशन को अपन बोलते हैं विविपेरस जर्मिनेशन या इन सिटू जर्मिनेशन। अगला मैंने लिखा है सीड जर्मिनेशन को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं। मेन फैक्टर जो मैंने लिखा है वो मॉइस्चर। देखो मॉइस्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सीड डोरमेंट स्टेज में होता है तब उसमें अबाउट 10 to 15% वाटर कंटेंट होता है और 10 to 15% वाटर कंटेंट में वाइटल एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इस वजह से सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो जैसे ही सीड को मॉइस्चर मिलेगी और मॉइस्चर अबाउट 75 to 90% के आसपास हो जाती है तो वाइटल एक्टिविटीज होती है वो स्टार्ट हो जाती है और सीड है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्टर लिखा है मैंने मॉइस्चर। सेकंड तक आता है वो आता है ऑक्सीजन। देखो सीड को जर्मिनेशन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कौन देगा? एनर्जी आती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अपन अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हैं कि सीड के जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तभी तो आपने देखा होगा जब किसान खेतों में जब सीड को बोता है तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं बोता, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डीप में बो दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा डीप में तो ऑक्सीजन होगी नहीं, तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रॉपर या कम डीप में ही बोया जाता है, या यूं बोल दो कि सरफेस से बहुत ज्यादा डीप में नहीं बोया जाता। तीसरा आता है टेम्परेचर। देखो सीड जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मान लो बहुत कम टेम्परेचर है लाइक 0 to 5%,
तब भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर मान लो बहुत ज़्यादा है, लाइक मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो सूटेबल टेम्परेचर हो गया 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला अपना आता है फूड या न्यूट्रिशन। देखो जर्मिनेशन के टाइम सीड को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। न्यूट्रिशन कौन देगा? अगर एंडोस्पर्मिक सीड है तब तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है एंडोस्पर्म का। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म के पास फूड स्टोरेज फॉर्म में है। लेकिन अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है लाइक डाइकोट्स, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म वाला जो फूड होता है वो कोटिलिडोन में जाके स्टोर हो जाता है। तो वही जो फूड होता है वो जर्मिनेशन के टाइम यूज में आता है। अगला अपना आता है लाइट। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो वैसे तो अलग अलग वेराइटीज के सीड पर, अलग अलग वेराइटीज के सीड के जर्मिनेशन पर लाइट का इफेक्ट अलग अलग होता है, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट की एब्सेंस में ही जो सीड होता है वो तेजी से ग्रो करता है। दोस्तों अपन ने क्या किया? सीड डोरमेंसी और सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं सीड वायबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं अपन सीड वायबिलिटी की। देखो सीड वायबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई सीड कब तक जर्मिनेट करने की एबिलिटी बनाए रख सकता है, उसी को बोलते हैं सीड वायबिलिटी। तो यह अपन ने लिखा है द पीरियड फॉर विच द सीड्स रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। देखो सीड वायबिलिटी है वो कोई फिक्स ड्यूरेशन वाली नहीं हो सकती। कई प्लांट्स के सीड्स ऐसे हैं जो उनकी वायबिलिटी होती है वो कुछ वीक तक होती है, कई ऐसे होते हैं जिनकी कुछ मंथ तक होती है, और कई सीड्स ऐसे भी देखे गए हैं जिनकी वायबिलिटी कई हजार साल तक हो सकती है। तो अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। लाइक ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस की जो सीड की वायबिलिटी है वो फ्यू मंथ तक है। तो फ्यू मंथ होने का मतलब ये हो गया कि अगर कुछ मंथ के अंदर अंदर अगर ये सीड जर्मिनेट हो गए तो हो गए, उसके बाद जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। ऐसे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है ल्यूपिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बॉटनिकल नाम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। अब तक डिस्कवर किया गया सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वायबल सीड यही है, एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। और ल्यूपिनस आर्क्टिकस के सीड्स ने लगभग 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद जर्मिनेशन किया और इसमें नया सीडलिंग का फॉर्मेशन हुआ। तो ओल्डेस्ट वायबल सीड की बात करें तो ल्यूपिन। ऐसे देखो एक एग्जांपल दे रखा है डेट पाम खजूर, और बॉटनिकल नाम लिखा है अपने फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इनके सीड्स को किंग हेरोड पैलेस नियर डेड सी वहां से देखा गया और देखा गया कि ये जो सीड्स हैं इन्होंने लगभग 2000 साल की डोरमेंसी के बाद जर्मिनेशन किया। तो ये कुछ डेटा आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये आपको माइंड में रखना है। अब अपन देखते हैं पोस्ट टू फर्टिलाइजेशन में लास्ट इवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ओवेरी इनटू फ्रूट। तो देखो जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट क्या है। एक्चुअल में क्या है कि जो मैच्योर या राइपन जो ओवेरी होती है उसी को अपन फ्रूट कहते हैं। तो ओवेरी क्या बना लेगी? फ्रूट। और ओवेरी में जो ओवरी वॉल होती है इट इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट वॉल, और फ्रूट वॉल आल्सो नोन एज पेरिकार्प। पेरिकार्प को भी अपन आगे डिफरेंशिएट करें तो आउटर जो पेरिकार्प होते हैं उसको बोलेंगे अपन एपिकार्प, मिडल वाले को मेसोकार्प, और एकदम सेंटर वाली जो होती है उस फ्रूट वॉल को बोलते हैं अपन एंडोकार्प। तो देखो फ्रूट जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं। एक देखो ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स का मतलब ऐसे फ्रूट्स जो केवल और केवल ओवेरी से ही डेवलप होंगे, ऐसे फ्रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन ट्रू फ्रूट्स। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है लाइक मैंगो। मैंगो क्या है? ट्रू फ्रूट्स है। सेकंड दे रखा है फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स का मतलब ये हो गया ऐसे फ्रूट्स जो ओवेरी के साथ साथ अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक थैलेमस या हो सकता है पेडंकल हो या रिसेप्टेकल हो। तो अगर किसी फ्रूट के डेवलपमेंट में ओवेरी के अलावा अगर अदर फ्लोरल पार्ट्स भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे, इस टाइप के फ्रूट को क्या बोलेंगे अपन? फॉल्स फ्रूट्स। लाइक एप्पल, कैश्यूनट और स्ट्रॉबेरी। ये जो तीनों एग्जांपल लिखे हैं इनमें तीनों में अपने को याद रखना पड़ेगा कि एडिबल पोर्शन है वो ओवेरी ने नहीं बनाया, वो अदर फ्लोरल पार्ट्स ने बनाया है। तो इसको मैंने अलग से लिख दिया। एप्पल में जो एडिबल पार्ट, एप्पल के जो फ्रूट है उसमें जो एडिबल पार्ट है वो क्या है? थैलेमस। ऐसे ही कैश्यूनट में क्या है? पेडंकल। स्ट्रॉबेरी में भी क्या है? थैलेमस। तो आपको याद रखना है कि एप्पल, कैश्यूनट और स्ट्रॉबेरी तीनों ही क्या है? फॉल्स फ्रूट हैं, और तीनों के जो एडिबल पार्ट है वो भी आपको याद रखने हैं।
तीसरा है देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो न तो एम्ब्रियो बनेगा, न एंडोस्पर्म बनता है और न ही इनमें सीड होते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। लाइक बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये कैसे हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। तो ये अपन ने क्या किया कि फ्रूट्स का जनरल है वो क्लासिफिकेशन किया। इसके अलावा अगर अपन फ्रूट्स को और आगे क्लासिफाई करना चाहें तो जनरली ये 3 टाइप के होते हैं। देखो, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और तीसरे होते हैं अपने पास मल्टीपल फ्रूट्स या ऑल्सो नोन एज कंपोजिट फ्रूट्स। इनको भी अपन क्लासिफाई करेंगे, इनके एग्जांपल्स भी अपन याद रखेंगे। देखो, सिंपल फ्रूट्स वो होते हैं, दीज फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम सिंगल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर। एक फ्लावर की एक ही ओवरी से अगर कोई फ्रूट डेवलप होगा उसको बोलेंगे अपन सिंपल फ्रूट्स। लाइक मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ये कहते हैं ये सिंपल फ्रूट्स है। दोस्तों दूसरा अपना जो टाइप है वो है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट का मतलब होता है बंच, गुच्छा। तो यहां पर याद रखना है कि एग्रीगेट फ्रूट उनको बोलेंगे ऐसे फ्रूट्स जो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम से डेवलप होंगे। अब देखो, पहली बात आपको यह रखना पड़ेगा, मल्टी कार्पिलरी का मतलब हो गया ऐसा गायनोशियम जिसमें एक से ज्यादा कार्पल्स हैं। अब देखो, एक से ज्यादा कार्पल्स हैं और दूसरी कंडीशन कैसी है, एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब ये कार्पल्स हैं ये फ्री फ्रॉम ईच अदर है, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए नहीं है। तो एग्रीगेट जो फ्रूट्स होते हैं वो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम से डेवलप होते हैं। यहां पर जो कार्पल होते हैं वो क्या करेंगे, फ्रूट बनाएंगे, मॉडिफाइड इनटू फ्रूट, और उन फ्रूट को बोलेंगे अपन फ्रूटलेट्स। अब देखो, कार्पल्स बहुत ज्यादा हैं तो इस टाइप के फ्रूट्स में जो फ्रूटलेट्स होते हैं वो भी क्या होंगे, बहुत सारे और गुच्छे की फॉर्म में होंगे। उस गुच्छे को बोलते हैं इटेरियो। तो यहां पर यही डेफिनेशन मैंने लिखी है, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम, ईच कार्पल फॉर्म्स ए फ्रूटलेट। फ्रूटलेट एग्रीगेट फ्रूट्स आर मेड अप ऑफ ए बंच ऑफ फ्रूटलेट विच इज नोन एज इटेरियो। और एग्जांपल है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया, देखो स्ट्रॉबेरी में, तो स्ट्रॉबेरी में देखो ये मैंने जो बनाया ना एकीन्स, ये एकीन्स क्या है एक्चुअल में, फ्रूटलेट्स हैं। एकीन एक्चुअल में क्या है, फ्रूटलेट है। सिंपल, ड्राई, इनडेहिसेंट, सिंगल सीडेड जो फ्रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं एकीन्स। तो बंच ऑफ एकीन्स को क्या बोलेंगे अपन, इटेरी ऑफ एकीन्स। देखो, मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है कि स्ट्रॉबेरियो में क्या होता है, इटेरी ऑफ एकीन्स, मतलब एकीन्स टाइप के फ्रूट्स का बंच है, गुच्छा है। तीसरे टाइप का अपना जो फ्रूट है वो है मल्टीपल फ्रूट्स या कंपोजिट फ्रूट्स। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि जितने भी कंपोजिट फ्रूट्स हैं, ऑल कंपोजिट फ्रूट्स आर फॉल्स फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स इसलिए हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ओवेरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, दीज फ्रूट्स आर डेवलप फ्रॉम मैनी ओवेरीज ऑफ मैनी फ्लावर एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए फ्रूट। तो देखो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको, फ्लोरल के अदर पार्ट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसा हो गया ये, फॉल्स फ्रूट्स। यही बात लिखी है कि जनरली क्या होता है कि कंपोजिट टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं वो कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस से ही डेवलप होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को बोलेंगे अपन कंपोजिट फ्रूट्स। लाइक मलबेरी हो गया, लाइक है वो पाइनएप्पल हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में अपन ने फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा सीड बायोलॉजी के बारे में पढ़ा। आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।